स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो है मॉडल पेपर 2020 अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के लिए सेक्शन बी। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की कंप्लीट सीरीज़ हम कर चुके हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के लिए कुछ वीडियोस हमने पहले किए हैं। इसके अलावा सेक्शन ए कवर किया है। आज मैं बताऊंगी सेक्शन बी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इंटीग्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट की हुई है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप केवल इंटीग्रेशन भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 50% मार्क्स तो डेफिनेटली बन जाने हैं उस सारे वीडियोज़ को अगर आप करते हैं या आपने पढ़े हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी अदर वीडियोज़ इससे रिलेटेड हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि इस बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। सेक्शन बी में आपको आज तक 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन इस बार आपको काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको इन 7 में से केवल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और पिछले साल जबकि क्वेश्चन का वेटेज होता था एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, इस बार सेक्शन बी का एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। तो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 7 में से केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन होने वाला है 10 मार्क्स का। तो पास होने का नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने का आपके पास एक गोल्डन चांस है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। स्टूडेंट्स, सेक्शन बी के पहले 2 क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 5x कॉट पावर में 8x dx, या फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin पावर 6 थीटा डी थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस ये गामा फंक्शन पर बेस्ड हैं और इसका वीडियो मैं आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूँगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। वहाँ पर गामा फंक्शन मैंने पूरा बताया है। और ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो आपने भले ही मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सीधे उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। सेक्शन बी का फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा आपको कुछ लर्न नहीं करना, एक क्वेश्चन आप सीख लेंगे, सिमिलर सारे ही क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए सीखना आसान है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ और यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने स्टैटिस्टिक्स से लिया है। मैंने इस पर भी पूरा वीडियो किया है, 2 सीरीज़ मैंने इस पर की हैं। माध्यिका और बहुलक और माध्य निकालना भी सिखाया है बैक पेपर सीरीज़ में ही। तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मेरा सेकंड फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से भी आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनना है और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं। आप मैथ्स वाले 10th-12th में थे या नहीं, 10th से आए, बायो वाले हैं, आपकी मैथ्स वीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आप आसानी से सीख सकते हैं। कोई दिक्कत हो, आपको नहीं समझ आए, डाउट्स हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले वीडियो में किए हुए हैं और अगर दोबारा करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं अब क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करूँगी, लेकिन थर्ड क्वेश्चन पर आने से पहले ये मेरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हिदायत है, सलाह है, जो भी आप कहें, कि पहले आप गामा फंक्शन और स्टैटिस्टिक्स के ये दोनों वीडियो ज़रूर सीख लीजिए। एग्ज़ाम में ये 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। 10 मार्क्स आपके इसमें बनने तय हैं, 10 इसमें बनने तय हैं। सेक्शन सी में 7 में से 3 क्वेश्चन करने, 2 ऐसे ज़रूर आएंगे, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए मैं आगे के सेक्शन बी के बाकी 5 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो माध्यिका याद कीजिए, बहुलक याद कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर जाकर देखिए। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है फंक्शन से, फलन से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2019 के पेपर में आया भी हुआ है। ये भी आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बी में। तो अगर आप ये क्वेश्चन सीख जाएंगे तो सिमिलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए
हार्डनेस लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस ला रही हूँ, जो आपको समझ आ जाएं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, और जिनके आने की संभावना भी एग्ज़ाम में ज़्यादा है। ठीक है, जो आपको समझ नहीं आ पाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत टाइम लगाना होगा, अभी आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है और आसान है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक आपको कंडीशन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू है ये। अब आपको फाइंड करना है एफ वाई। ठीक है, तो देखिए हमें एक डेफिनीशन, इसको डेफिनीशन बोला जाता है, यहाँ से हम लेंगे, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2, ये गिवन है हमें। ठीक है, अब जो फाइंड करना है उस पर आते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, एफ वाई। देयरफॉर इसलिए एफ वाई इक्वल टू, अब एफ एक्स की वैल्यू ये थी तो एफ वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सिंपल जहाँ पर एक्स आ रहा था वहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, F2 निकालिए भी आता है। उस केस में आप जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 2 रख देंगे। अगर F3 निकालिए आता है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 3 रख देंगे। अभी Fy हमें निकालना है, तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम y रख देंगे, तो x की जगह पर आ जाएगा y, बाकी सब सेम रहेगा, प्लस 3 अपॉन 3, x की जगह पर अब आ जाएगा y माइनस 2। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले मैंने इस वाले रिलेशन को यूज़ किया, एफ एक्स का ये मान यूज़ किया, अब मैं इस रिलेशन फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करूँगी। अब क्वेश्चन में मेरा y आ रहा है ना, अब y इक्वल्स टू ये भी तो गिवन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू ये, तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल है, तो y की ये वैल्यू भी गिवन है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में y की जगह पर रखूँगी ये, और यहाँ पर रीज़न लिख दूँगी सिंस, चूँकि y इक्वल टू गिवन है 2x प्लस 3, ये इक्वल टू अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2, तो इस y की जगह पर अब ये वैल्यू रख दूँगी, तो ये आ जाएगा मेरा इम्प्लाइज दैट या देयरफॉर कुछ भी लिखिए, एफ वाई इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू, अब जहाँ जहाँ पर y आ रहा है ये पूरी वैल्यू रखनी है। ठीक है, पूरी की पूरी, तो y की जगह पर आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 प्लस 3, ऐसे ही आएगा, केवल y की जगह हमने पुट कर दिया। अब इस y की जगह पर ये रख देंगे 3 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये न्यूमरेटर अंश में है, अंश से मल्टीप्लाई होगा 4x, 2 2 ज़ा 4x, और 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6 अपॉन नीचे का डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा 3x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन ऐसे ही नीचे भी 3 से ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x प्लस 3 से ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 अपॉन डिनोमिनेटर यानी हर ऐसा ही रहेगा 3x माइनस 2 और प्लस 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेना है, तो ऊपर जो एलसीएम आएगा इसका अपॉन में 1 है, ये एलसीएम आ गया 3x माइनस 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ऐसा ही सेम आ जाएगा, प्लस ये 3 इस 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 अपॉन, बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी हम एलसीएम लेंगे 3x माइनस 2, तो देखिए यहाँ पर भी इसके अपॉन में 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होके कोई चेंज नहीं आता, यही रहता है, प्लस अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आगे, तो स्टूडेंट्स देखिए अब आगे यहाँ पर क्या होगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर ऐड हो जाएंगे 4x प्लस 9x बन जाएगा, इसी से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं 13x अपॉन में है 3x माइनस 2 अपॉन नीचे क्या होगा देखिए 6x प्लस 9x, तो यहाँ पर नीचे हमारा हो जाएगा ये 6x से 6x कैंसिल होगा, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 अपॉन नीचे है यहाँ पर भी 3x माइनस 2, तो देखिए क्या होगा, अब
13x अपॉन 3x माइनस 2, ये इंटू हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा आपका 3x माइनस 2। जब भी हर में कोई भिन्न गुणा में जाती है तो वो उल्टी हो जाती है, मतलब 3x माइनस 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन 13 नीचे आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13 से 13 और इक्वल टू आ जाएगा x। तो आंसर आपका आ गया। आप जो कैलकुलेट कर रहे थे वो था fy इक्वल्स टू आपका आ गया x। तो ये आपका आंसर आ गया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आपका इस तरह का बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, जहाँ पर आपको 2 पार्ट्स दिए हैं, 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के करने हैं। 5 मार्क्स का ये होगा और 5 मार्क्स का ये होगा। इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम्स भी पूछी जा सकती हैं। 2 इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएंगी, सिंपल प्रॉब्लम्स एक क्वेश्चन के अंदर, तो 2 पार्ट्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन 2x dx। अगर आप इसे पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले वाला लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर को हम ट्रिग्नोमेट्री की, जब भी साइन के साथ में 1 आता है तो मैं कई बार ये बताती हूँ कि इसमें हमें ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है। 1 की जगह पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको याद होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इस साइन 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखिए इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है आपका a स्क्वायर प्लस ये बन रहा है b स्क्वायर प्लस ये आपका बन रहा है 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दैट मीन्स ये आपका बन जाएगा a यानी कि साइन एक्स प्लस b यानी कि कॉस एक्स होल स्क्वायर। dx लिखना छोड़ना नहीं है, dx। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अब जब भी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, बच गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। बस अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। और हमेशा जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में एक सी लिखा जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सेकेंड पार्ट जो इसका था वो इस तरह की एक इंटीग्रल प्रॉब्लम थी। ये भी सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम वाला वीडियो जरूर देखिए, उससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन होता है। इसमें हमें क्या करना होगा, e की पावर tan इनवर्स x आ रहा है। देखिए हमें इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला तो मालूम होता है, ई एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स होता है, यानी ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स ना होकर tan इनवर्स एक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं t, जो भी x की जगह पर आ रहा है। e की पावर x था हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ x की जगह पर tan इनवर्स x आ रहा है, तो हम इसे मान लेते हैं t। माना लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन अब क्या करना होता है ना, अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करना होता है, डिफ्रेंशिएटिंग दोनों साइड आपको अवकलन करना होता है। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, जब भी t मानते हैं तो फिर अवकलन करते हैं। अब आपको अवकलन के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमेशा जब भी इस तरह से अवकलन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं dx और यहाँ लिखते हैं dt। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, तो इसलिए e की पावर tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये देखिए ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। e की पावर tan इनवर्स x की जगह पर आ जाएगा t अपॉन जो ये आ रहा था ये पूरा देखिए
इसके साथ में आप ऐसा समझ सकते हैं ना, 1/1 + x² dx, इस तरह से समझ सकते हैं। तो 1/1 + x² dx कितना है, dt। तो ये पूरा आप चेंज हो गए, बन गया ऐसा। अब देखिए, अब हमें ये तो फॉर्मूला आता ही है, ई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई एक्स, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर टी। ठीक है, अब जैसे ही इंटीग्रेशन किया तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना है, और लास्ट में इस टी को वापस सब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये टी आप क्वेश्चन में लाए थे, ये गिवन नहीं था, तो इसे हटा देना है लास्ट में। तो टी की वैल्यू वापस रख देंगे हम, टी की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x + c। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हो सकता है आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हो तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, फॉर्मूले तो यूज़ होंगे, आप नहीं बच सकते, अवकलन के फॉर्मूले यूज़ होंगे, आप किसी तरह नहीं बच सकते। इसीलिए मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स और कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले बताए, जो आप ज़्यादा मेहनत किए बिना आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन सीखा है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, फिर आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवकलन के अनुप्रयोग से है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आपको सिंपल डिफरेंशिएशन ही सीखना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो केवल ये इक्वेशन चेंज हो सकती है, ये डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये भी पिछले प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि यही रिपीट हो जाए या फिर सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। स्पर्श रेखा यानी किसी भी कर्व को के किसी पॉइंट पर टच होकर जाने वाली रेखा। 3,1 पर स्पर्श रेखा का मतलब है इस बिंदु पर इसे छू कर निकलती हुई जो रेखा है वो कहलाएगी इसकी स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट, स्पर्शी भी इसे कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब का मतलब होता है इस पर जो लंबवत रेखा होती है उसे कहते हैं अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ठीक, तो स्पर्शी और अभिलंब की प्रवणता स्लोप फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्पर्शी या फिर स्पर्श रेखा या टेंजेंट जिसे आप कहते हैं, टेंजेंट की प्रवणता या फिर प्रवणता को इंग्लिश में कहा जाता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है dy/dx एट x1, y1। ये किसकी प्रवणता है, अगर कर्व की इक्वेशन है y = fx, y और x के बीच में एक फंक्शन आपको गिवन है, तो ये फंक्शन जैसे कि यहाँ पर भी गिवन है x और y में एक इक्वेशन समझ लीजिए आप, तो यहाँ से आपको dy/dx निकालना होता है, और ये पॉइंट होता है जिस पर आपको निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, जो स्पर्श बिंदु है वो होता है, जैसे यहाँ पर 3,1 है। ठीक है, तो एक तो आपको ये लर्न करना है, दूसरा अभी अभिलंब का भी निकालना है। तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल की प्रवणता का फॉर्मूला होता है, अगर आप इसे m कह देते हैं, m अगर इसे कहते हैं टेंजेंट की प्रवणता को, तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल की प्रवणता या स्लोप का फॉर्मूला होता है -1/m। ठीक है, यानी कि -1/dy/dx एट x1, y1। तो दो फॉर्मूले तो आपको ये लर्न करने होंगे। टेंजेंट की स्लोप आएगा dy/dx निकाल के xy की जगह x1, y1 रख देंगे, और नॉर्मल का स्लोप इसी को -1/m कर देंगे तो आ जाएगा। ये फाइंड कर चुके होंगे आप पहले, उसी में -1/m रखेंगे तो आ जाएगा। फिर किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है, किसी भी रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है y - y1 = m × x - x1। तो अगर आप पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो m यहाँ से आ जाएगा और x1, y1 बन जाएगा 3,1। फिर अभिलंब का निकालेंगे तो इसके लिए m अब ये वाला -1/m आ जाएगा, और x1, y1 दोनों में सेम रहेगा 3,1। तो ये तीन चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अगर आप ये तीन चीज़ें लर्न कर लेते हैं तो ये एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम में गारंटीड है कि इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको प्रवणता यानी कि स्लोप निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है सिंस इक्वेशन ऑफ अ कर्व या फिर वक्र का समीकरण। ठीक, वक्र का जो समीकरण हमें दिया हुआ है वो है x² + y² = 36।
अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अब नॉर्मल छोटा सिंपल डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख दीजिए, एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का, या आप ऐसे कर दीजिए, पहले अवकलन का साइन लगा दिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 36। दोनों साइड आपने एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, यानी डी डी एक्स लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन होता है 2y, ठीक है। और जब भी y का x के रिस्पेक्ट में, आप याद कर लीजिए इसको कि y का जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साथ में dy बाई डी एक्स जरूर आएगा। ये किस फॉर्मूले से आता है, ये आता है डी डी एक्स की पावर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। तो अभी एक्स स्क्वायर था तो n की जगह 2 आएगा, तो 2x की पावर 2-1 यानी 2x की पावर 1 यानी 2x आएगा। तो एक्स स्क्वायर का मैंने लिखा 2x, वाई स्क्वायर का भी बिल्कुल इसी तरह 2y, लेकिन जब भी y का कर रहे होंगे तो ध्यान रखना एक साथ में dy बाई डी एक्स आता है, और कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे उधर ट्रांसफ़र करूँगी तो -2x, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा -x, और ये जो इसके साथ y था ये अपॉन में, यहाँ इनटू में था तो अब अपॉन में चला जाएगा ये, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -x अपॉन y। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट और स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों की हमें प्रवणता निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा, तो अब हम लिखेंगे स्पर्शी की प्रवणता। तो अभी मैंने बताया था स्पर्शी की प्रवणता, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, m से, इक्वल टू होती है dy बाई डी एक्स एट x1, y1। कहने का मतलब है dy बाई डी एक्स कितना आया हमारा, -x अपॉन y एट x1, y1, यानी जो पॉइंट है 3, 1। तो ये कहने का मतलब है कि x की जगह रखना है 3 और y की जगह रखना है 1। तो -x की जगह 3 अपॉन y की जगह 1, तो ये हो जाएगा -3। m इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। अब हमें निकालना है अभिलंब की प्रवणता, यानी कि स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलेगी, देखिए अभिलंब की प्रवणता के लिए मैंने आपको अभी बताया कि स्पर्शी की अगर आपने निकाल दी है तो उसी को -1 अपॉन m करने से आ जाता है, तो -1 अपॉन -3, तो ये 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 3। इसे हम m डैश कह लेते हैं अभिलंब की प्रवणता को, ठीक है। तो m डैश इक्वल टू आ गया हमारा 1 अपॉन 3। बस हमारा 70% काम हो गया है। अब हमें सिर्फ इनकी इक्वेशन निकालनी है। तो अब आखिरी काम हमारा है इक्वेशन निकालना। तो स्पर्शी का समीकरण निकालना है, तो फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, y माइनस y1 यानी कि ये x1 y1 होता है, y1 हो गया 1 इक्वल टू m अभी हमने निकाला -3 इंटू x माइनस x1 यानी कि ये 3। तो हमारा बन गया y माइनस y1 इक्वल टू -3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x से होगा तो -3x, माइनस माइनस प्लस 9। तो ये 3x को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, माइनस है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, इक्वल टू 9। ये -1 इधर ट्रांसफ़र होगा तो इधर जाके बन जाएगा ये +1। तो ये आपका बन जाएगा y प्लस 3x इक्वल टू 9 + 1 हो गया 10। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, y प्लस 3x इक्वल टू 10, ठीक है। अब आपको निकालना है अभिलंब का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण भी आपको मैंने शुरू में फॉर्मूला बता दिया, y माइनस y1 -1 अपॉन m लिखें या m डैश लिख दें उसको, अभी हमने m डैश लिख दिया था, इंटू x माइनस x1। किसी भी रेखा का इक्वेशन ये होता है जब उसकी स्लोप और उस पर एक पॉइंट गिवन होता है। तो y माइनस, सिमिलरली y1 की जगह 1 आ जाएगा, m डैश अभी हमने निकाला था, कितना आया था m डैश 1/3 आया था, इंटू x माइनस x1 हो गया 3। m डैश हमने अभी पिछले स्टेप में निकाला था, मैंने अभी रेज कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
इक्वल टू यहाँ 1 इंटू एक्स माइनस 3 बच गया। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3y माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -3। तो x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 3y माइनस एक्स इक्वल टू -3, ये इधर जाएगा तो +3। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में भी आ सकता है। तो इसे प्लीज़ अच्छी तरह आप प्रिपेयर कीजिए। ये दोनों आंसर हमारे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x विद फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसमें e की पावर x का भी आ सकता है, साइन x कॉस x का भी प्रथम सिद्धांत से अवकलन आ सकता है। तो मैं e की पावर x का बता रही हूँ, इन दोनों का आप सीखिएगा, बुक में मिल जाएगा, अदरवाइज नेट पे कहीं देखिए। ये भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, साइन x का या फिर कॉस x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। तो इसे भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। मैं अभी e टू द पावर x का बता रही हूँ, ये 2019 के पेपर में पूछा भी गया है। तो अब प्रथम सिद्धांत से अवकलन सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अवकलन का प्रथम सिद्धांत क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंसिएशन होता है अवकलन का प्रथम सिद्धांत। तो ये कहता है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स किसी फलन के अवकलन को प्रदर्शित करता है। अगर आप किसी फलन का अवकलन निकाल रहे हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। यहाँ पर को h जो होती है ये एक बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, इसीलिए लिखा हुआ है h टेंड्स टू 0, जो लगभग 0 के बराबर है, इतना छोटा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम निकाल रहे हैं अभी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जगह पर क्या है, e की पावर x। तो जहाँ जहाँ पर एफ एक्स आ रहा है वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो आ गया, हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है अभी e की पावर x। ठीक है, जिसका अवकलन निकालना है उसे हम एफ एक्स कह देंगे। तो एफ एक्स ई की पावर x है, तो पहला आ रहा है एफ एक्स प्लस एच। तो जैसा मैंने आपको अभी शुरू में एक क्वेश्चन में बताया था, लिमिट वाले में, फंक्शन वाले क्वेश्चन में, x की जगह x प्लस एच हो गया। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x प्लस एच हो जाएगा। ये x की जगह इधर x प्लस हो गया, तो यहाँ भी x की जगह पर x प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो गई e की पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू हो गई e की पावर x अपॉन h, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मैं पावर स्प्लिट कर देती हूँ। जब भी पावर प्लस में होती हैं तो वो अलग अलग, आधार अलग करने पर वो इनटू में हो जाती हैं। तो ये होगा e की पावर x इंटू ई की पावर h। आपने पढ़ा होगा जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये x प्लस एच बन जाएगा। या फिर घातें सम में है, योग के रूप में है, तो अलग करेंगे तो बीच में इनटू का साइन आएगा। ठीक है, माइनस ई की पावर x अपॉन h। अब ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आप एल्स कॉमन ले लेंगे e की पावर x, ये बन जाएगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब देखिए ये h की लिमिट है अंदर जो गिवन है, तो x तो अलग हो गया, x इससे हम बाहर निकाल सकते हैं, e की पावर x लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक फॉर्मूला और यहाँ आपको लर्न करना होगा। e की पावर h का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ e की पावर h की जगह पर हम ये रख देंगे 1 प्लस h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया। -1 है, अपॉन में है एक h। ठीक, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखिए अब क्या बच गया हमारा, ये बन गया e की पावर x लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ ऊपर h कॉमन ले लूँगी, h कॉमन लूँगी तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस एच स्क्वायर, एक h कॉमन ले लिया तो h स्क्वायर में से एक बाहर आ गया, बच गया h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, अगर आप इसका अगला टर्म लिखेंगे ना तो वो h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है।
तो उसमें से h बाहर लेंगे तो h स्क्वायर बच जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी अपॉन नीचे है एक h, तो इस h से ये h अब कैंसिल हो गया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, e टू द पावर x लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, अब आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बच गया अंदर आपका 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब हम इसकी ये लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट का मतलब सिंपल जहाँ जहाँ पर h आ रहा है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x। अब ये नहीं लिखेंगे, यहाँ h की जगह 0 रख देंगे, तो 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो e की पावर x इंटू 1 प्लस ये सब 0 ही आ रहे हैं तो 0 हो जाएंगे ऐड होके, तो e की पावर x इंटू 1 यानी कि ये आपका बन गया e की पावर x। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल से d dx ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। ये सारे फार्मूले इसी तरह से डिराइव हुए हैं। फिर आप इस फार्मूले को याद कर लेते हो और क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करते हो, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी मैंने बता दिया, आ सकता है e की पावर x का बता दिया, साइन x और कॉस x का भी आप लोग सीख लीजिएगा, इन तीनों में से आ जाना चाहिए एक। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेक्शन बी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, सेक्शन बी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सेक्शन सी के लिए भी ये क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है इस बार, ठीक है। तो ये फिर से इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसे लिख देती हूँ आई इंटीग्रल, अपनी थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए इसे हम आई लिख सकते हैं। तो ये हो गया है e की पावर x अपॉन इस e टू की पावर 2x को मैं e की पावर x का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, प्लस 6 e की पावर x प्लस 5 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या सब्सटीट्यूशन करूँगी, सब्सटीट्यूशन डिटेल में पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसे देखिए। e की पावर x को मैं मान लूँगी t, तो जब भी t मानते हैं तो फिर दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e की पावर x ही, जैसा हमने अभी एक फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव किया। तो जब भी डिफ्रेंसिएशन किया साथ में dx लिखते हैं इक्वल टू dt। तो अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो देखिए e की पावर x dx, e की पावर x dx ये क्या बन गया है dt अपॉन e की पावर x की जगह मैं रखूँगी t स्क्वायर प्लस 6 इंटू e की पावर x की जगह मैं रखूँगी t प्लस 5। तो ये बन गया इंटीग्रेशन dt अपॉन, अब इसके भी आप फैक्टर कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड आपने पढ़ा है, 5 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 6 आए तो वो हो जाएंगे 5 और 1, तो मैं इसे लिख दूंगी 5t प्लस t, इस 6t को लिख दिया 5t प्लस t, ठीक है। तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस 5t प्लस t प्लस 5। तो ये पहले दो टर्म से t कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 5 प्लस इन दो टर्म से 1 कॉमन ले लेते हैं t प्लस 5। तो एक t प्लस 5 दोनों से बाहर आ जाएगा, t प्लस 5 अंदर यहाँ बच गया t प्लस यहाँ बच गया 1, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी t प्लस 5 इंटू टी प्लस 1 आई इक्वल्स टू, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब ये आपका एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में भी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पूछा जाता है, ब्रेक करना वहाँ पूछा जाता है और यहाँ उस पर बेस्ड इंटीग्रेशन पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर सीखिए। तो अब इसे कैसे ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो देखिए क्या करेंगे हम, हमारा एक्सप्रेशन था, अभी मैं इंटीग्रेशन भूल जाऊंगी, केवल जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 अपॉन टी प्लस 5 टी प्लस 1, 1 अपॉन टी प्लस 5 टी प्लस 1, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं लिखूंगी a अपॉन टी प्लस 5 प्लस b अपॉन टी प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि नीचे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो अलग अलग दो भिन्नों के रूप में आ जाए, ठीक है, आंशिक भिन्न कहते हैं। तो अब इसे कैसे करते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी मैं आपको पूरी मेथड से बता देती हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन टी प्लस 5 टी प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा t प्लस 5 टी प्लस 1, दोनों ही टर्म्स आ जाते हैं एलसीएम में, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू टी प्लस 1
प्लस बी इंटू ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे टी प्लस 5। जब भी हर अलग अलग हो तो ये अंश ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू आ गया a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी प्लस 5। अब क्या तरीका होता है, एक बार इस फैक्टर को जीरो रखते हैं, लेट टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर टी प्लस 1 आ रहा है वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ -1 रखेंगे। तो 1 इक्वल्स टू आएगा a इंटू टी प्लस 1 हो गया 0 प्लस b टी की जगह आ जाएगा -1 प्लस 5। तो 1 इक्वल टू ये तो 0 हो गया प्लस b इंटू 5 - 1 हो गया 4। तो 1 इक्वल टू 4b यानी कि b इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4। अब बिल्कुल ऐसे ही दूसरे वाले फैक्टर को 0 रखेंगे, लेट t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा -5। तो अब इसमें इसी इक्वेशन में आप चाहें तो इसे इक्वेशन 2 कह दें। इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ t प्लस 5 आ रहा है वहाँ 0 और t की जगह -5। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 आ रहा है तो t की जगह -5 प्लस 1 प्लस b इंटू टी प्लस 5 आ रहा है तो इसे डायरेक्ट 0 रख दीजिए। तो 1 इक्वल टू -5 प्लस 1, बड़े में से छोटा घट रहा है या साइन ऑपोजिट है आप ये भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 0। तो 1 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -4a या -4 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 1/-4 इक्वल टू a या फिर a इक्वल टू आ गया -1/4। तो ये a और b निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा a और b की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब हम यहाँ पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आई हमारी -1/4 t प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस b की वैल्यू आई हमारी 1/4 t प्लस 1 ऐसे ही आएगा। a और b की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है, तो ये हमारा बन गया 1/t प्लस 5 इंटू टी प्लस 1। अब हम आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को छोड़ा था। तो समीकरण 1 से जहाँ पे हमने अपना इंटीग्रेशन छोड़ा था, समीकरण 1 थी हमारी a इक्वल्स टू dt अपॉन टी प्लस 5 इंटू टी प्लस 1। अब ये 1/t प्लस 5 इंटू टी प्लस 1 चेंज हो गया है इसमें, तो इसकी जगह हम लिख देंगे -1/4 t प्लस 5 इस पूरे की जगह पर, ये इक्वल टू दिस हो चुका है, तो प्लस 1/4 t प्लस 1 dt बाहर से आ जाएगा। अब देखिए कैसे इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो इंटीग्रेशन -1/4 t प्लस 5 dt प्लस इंटीग्रेशन 1/4 t प्लस 1 dt। तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/t प्लस 5 dt प्लस ऐसे यहाँ 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/t प्लस 1 dt अंदर बच जाएगा, तो ये होगा -1/4। तो 1/t प्लस 5 का फॉर्मूला होता है log t प्लस 5 प्लस 1/4, 1/t प्लस 1 का फॉर्मूला होता है log t प्लस 1 प्लस c। कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। तो इन दोनों में से 1/4 कॉमन ले लेती हूँ, पहले मैं प्लस वाला टर्म लिख देती हूँ, प्लस वाला है तो इसे पहले लिख देती हूँ log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 5 प्लस आ गया आपका c। तो थोड़ा सा और बच गया है, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम रहता है, मैं इधर लिख देती हूँ इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n। तो m का मतलब है अभी t प्लस 1 अपॉन n का मतलब है t प्लस 5 प्लस c। i इक्वल्स टू था जो i क्वेश्चन को हमने मान लिया था। तो लास्ट में जैसा मैंने कहा कि जब भी t आता है तो उसे वापस सब्सटीट्यूट करना ज़रूरी होता है। तो शुरू में फर्स्ट स्टेप देखिए, आपने t किसे माना था, e की पावर x को माना था, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे e की पावर x प्लस 1, इस t की जगह भी e की पावर x प्लस 5 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ चुका है और ये आपका
अभी सेक्शन बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आपका सेक्शन सी में 25 मार्क्स का आ सकता है। जैसा आपको मालूम होगा कि इस बार सेक्शन सी 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये थे सेक्शन बी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि अगर आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो 33 नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन सी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक आप इन्हें ज़रूर रिवाइज और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।